So let's solve. So I'll be doing the specimen paper for 2022. Let's solve with the first question. The properties of elements and their compounds show similarities, differences, and trends depending on the positions of the elements in the periodic table. Part A, the positions of some elements are shown. तो आपको सारे elements नहीं दिए periodic table में कुछ elements यहाँ पे जो है वो mentioned हैं. Part 1. Using figure 1.1, identify the element that forms a soluble hydroxide and an insoluble sulfate. तो जाहिर सी बात है आपको पता है जब आप ये जो क्या नाम है सॉलिबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड्स और सल्फेट जो है वो आपने ग्रुप 2 के रेफरेंस से पढ़ा हुआ है. जस्ट गो टू ग्रुप 2 डायरेक्टली, उसमें सिर्फ दो एलिमेंट मेंशन है. वो बोल रहे हैं सॉल्युबल हाइड्रोक्साइड हो तो यू नो दैट एज वी गो डाउन द ग्रुप सॉलिबिलिटी ऑफ द हाइड्रोक्साइड इंक्रीजेस एंड सल्फेट्स की जो क्या नाम है सॉलिबिलिटी होती है वो डिक्रीज कर रही होती है. तो हमें पता है बेरियम विल बी एन आइडियल एलिमेंट इन ग्रुप 2 जिसकी हाइड्रोक्साइड सॉल्युबल होगी बट जो सल्फेट होगा वो क्या होगा इनसॉल्युबल होगा. सो तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा दैट बिकम व्हाट, दैट बिकम बेरियम हो है. सो एलिमेंट यहाँ पे बेरियम हो जाएगा. ठीक है. पार्ट 2. यूजिंग फिगर 1.1 identify the most volatile element in a group that contains elements in all three states of matter at room temperature and pressure. तो यहाँ पे ना पूरे periodic table में सिर्फ ग्रुप जो है वो 17 होता है जिसमें एलिमेंट्स तीनों स्टेट्स में होते हैं. सॉलिड भी आपको मिलेगा जैसे एस्टेटीन और आयोडीन सॉलिड होते हैं, लिक्विड ब्रोमीन होता है, फ्लोरीन क्लोरीन गैस होता है. तो वो पूछे इस ग्रुप के अंदर आप ऐसे एलिमेंट चूज करें विच इज मोस्ट वोलेटाइल. जैसे तो मोस्ट वोलेटाइल वो होगा ना जिसके वैन डर वाल्स फोर्सेस सबसे वीक होंगे, तो वो आपके पास यहाँ पे कौन सा एलिमेंट हो जाएगा, फ्लोरीन हो जाएगा. सो दिस विल बिकम व्हाट, फ्लोरीन ओवर हियर. एंड थर्ड आपके पास है यूजिंग फिगर 1.1 आइडेंटिफाई द एलिमेंट दैट फॉर्म्स द लार्जेस्ट कैटायन. तो लार्जेस्ट कैटायन जैसी बात है ग्रुप 1 में आप जाएंगे और उसका जो सबसे नीचे वाला होगा दैट विल फॉर्म द लार्जेस्ट कैटायन. ग्रुप 2 में क्यों नहीं ले रहा, बिकॉज जब आप बेरियम में जाएंगे ना सीजियम से बेरियम तो अक्रॉस द पीरियड जो रेडियस होता है वो कम होता है. तो जाहिर सी बात है बेरियम का जो कैटायन होगा उसका रेडियस सीजियम कैटायन से थोड़ा होगा. तो यहाँ पे जो आपका आइडियल एलिमेंट हो जाएगा दैट विल बी सीजियम इन दिस केस. ठीक है. नेक्स्ट पार्ट. Figure 1.2 shows the relative first ionization energies of 6 successive elements in the periodic table. The letters are not the symbols of the elements. So एग्जाम ने यहाँ पे लेबल किया हुआ है एलिमेंट A से लेके F तक. These are not the chemical symbols of the elements. ये बस एलिमेंट्स को लेबल किया हुआ है A से लेके F. और जो y एक्सिस है वो फर्स्ट ionization energy की वैल्यू है. तो पहले ना एक काम ये करो, जब इस तरह के तुम्हें दिए हो ना बार चार्ट्स दिए हो तो हमेशा पहले ना इनके मिड पॉइंट्स को ना ज्वाइन करके ना ट्रेंड देखा करो कि भाई ये एलिमेंट्स कौन से ग्रुप या पीरियड ग्रुप नंबर को बिलोंग कर रहे होते हैं. तो देखो ये नज़र आ रहा है ये बहुत लंबा सा डिप आया है एज यू गो फ्रॉम ए टू बी, एलिमेंट ए टू एलिमेंट बी. फिर एलिमेंट बी से जब आप सी पे जाते हैं राइज है, फिर देख लो दोबारा डिप आया है, फिर राइज है, फिर राइज है. तो तुम्हें यहाँ पिक करना था, कैच ये था इस क्वेश्चन में जो आपको पिक करना था फ्रॉम द ग्राफ दैट इज गिवन ओवर हियर कि एलिमेंट ए और एलिमेंट बी जो है ना उनमें ए जो है वो बेसिकली ग्रुप 0 का एलिमेंट है, ग्रुप ओ का एलिमेंट है. तो ये कोई नोबल गैस होगी. उसके बाद जो है वो आप नेक्स्ट पीरियड में आए और नेक्स्ट पीरियड में फिर ये कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स आपको नजर आने लगे. तो अगर मैं यहाँ पे ग्रुप नंबर लिखूंगा तो जो एलिमेंट बी है ये ग्रुप 1 का होगा, ये जो है वो ग्रुप 2 का होगा, ये ग्रुप 13 का होगा, ये ग्रुप 14 का होगा, ये ग्रुप 15 का होगा. और तुम देख भी सकते हो जब आप 1 से 2 जा रहे हैं राइज हो रहे हो और फिर याद है ग्रुप 2 और ग्रुप 3 के बीच में डिप आता है तो वो डिप आपको नजर आ रहा है. फिर ग्रुप 3 जो 13 जिसको बोलते हैं हम 13, 14, 15 उनमें राइज आ रहा है. फिर अगर नेक्स्ट दिया होता तो वो भी छोटा सा डिप होता है. तो दिस ओवर हियर इज अ नोबल गैस. ये आपको पिक करना था तो आप नोबल गैस से फिर नेक्स्ट पीरियड में गए और वहां पे फिर आपको ये ट्रेंड नजर आ रहा है जो टिपिकल अक्रॉस द पीरियड आपको ट्रेंड नजर आता है. दैट्स व्हाट यू हैड टू कैच. दिस इज समथिंग दैट यू हैड टू कैच फ्रॉम द ग्राफ दैट वाज गिवन ओवर हियर बिकॉज़ द क्वेश्चंस दैट फॉलो उसमें ये चीज आपको यूज करनी होगी. तो पार्ट 1 में आपसे पूछ रहे हैं define the first ionization energy. So these are easy pickings for you. The energy required to remove one electron each from a mole of gaseous atoms to form gaseous ions. ठीक है. पार्ट 2 suggest why the first ionization energy of B is much less than that of A. तो आपसे पूछा इसकी इतनी छोटी क्यों है, कम क्यों है ionization energy फर्स्ट एज कम्पेयर टू A. तो आपको 3 मार्क है. तो फर्स्ट सिंथेसाइज योर आंसर कि भाई मुझे 3 मार्क के पॉइंट्स कहाँ मिलेंगे. तो पहले तो आप बताएंगे भाई इलेक्ट्रॉन जो होगा B के अंदर जो रिमूव हो रहा होगा वो एक हाई एनर्जी लेवल से रिमूव हो रहा होगा बिकॉज
जो शेल नंबर यहाँ पे होगा ना, लाइक ये नेक्स्ट पीरियड है ना, तो यहाँ पे एक शेल नंबर ज्यादा होगा, ऐसी बात है। तो द इलेक्ट्रॉन इन एलिमेंट बी इज रिमूव फ्रॉम अ हाई एनर्जी लेवल। तो पहला आपका मार्किंग पॉइंट होएगा दैट द इलेक्ट्रॉन इज removed from a higher energy level, from a higher एनर्जी लेवल। ये आप बताएंगे। आप बताएंगे अगर हाई एनर्जी लेवल पे तो उसमें एनर्जी रिक्वायर्ड कम क्यों है, तो वो इसलिए कम होगी बिकॉज ऐसी बात है, जो आपके पास अट्रैक्शन होगी न्यूक्लियस की फॉर द आउटर इलेक्ट्रॉन्स, वो कम हो जाएगी। एक तो आप ये देखेंगे द अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस, attraction of the nucleus for outer electrons decreases, जिसकी वजह से क्या होगा, जब शेल नंबर बढ़ता है शील्डिंग इफेक्ट भी आपका इंक्रीज हो जाएगा। तो आपके जब 3 मार्किंग पॉइंट, जब भी आपके पास कोई ऐसा पार्ट होता है ना जो 3 या 3 से ज्यादा मार्क को, ऑलवेज ब्रेनस्टॉर्म योर आंसर फर्स्ट एंड देन स्क्रिप्ट इट। वरना आप लोग एग्जाम में यूजुअली क्या करते हैं, आंसर लिख लेते हैं, फिर काटते हैं, फिर लिखते हैं, फिर डोंट डू दैट। डोंट मेक अ मेस आउट ऑफ अ पार्ट दैट यू हैव। व्हेनेवर यू हैव अ मार्क व्हिच इज 3 or more than 3 marks, प्लीज ब्रेनस्टॉर्म योर आंसर। इतना टाइम नहीं लगता आपको, 4 सेकंड लग जाएगा, 5 सेकंड लग जाएगा। पहले ये सोच ले कौन कौन से पॉइंट्स लिखते हैं एंड देन यू फॉर्मुलेट योर आंसर। लाइक तो आखिरी आपका मार्किंग पॉइंट क्या हो जाएगा, द शील्डिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट increases। तो याद रखो लाइक फॉर 3 मार्किंग पॉइंट्स हुए हैं, आप एलिमेंट बी की क्यों कम आयनिक एनर्जी बताएंगे, उसका रीजन क्या बताएंगे कि एलिमेंट बी में जो इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है वो हाई एनर्जी लेवल से रिमूव हो रहा है। उस इलेक्ट्रॉन की जो अट्रैक्शन है, क्या नाम है, जो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन है उस इलेक्ट्रॉन के लिए वो बहुत कम होती है लाइक, और इसलिए भी कम होती है बिकॉज शील्डिंग इफेक्ट जो होता है वो ज़्यादा होगा एलिमेंट बी में जो इलेक्ट्रॉन होगा एज कम्पेयर टू एलिमेंट ए से जो इलेक्ट्रॉन है वो ज़्यादा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट। On figure 1.3, sketch a graph to show the trend in the atomic radius of successive elements in period 3। तो ये आपको रटा हुआ होगा ट्रेंड क्या होता है। तो ट्रेंड क्या होता है, दैट्स अ डिक्रीजिंग ट्रेंड। तो आप बेसिकली क्या शो करेंगे दैट फॉर साइंस वो एटॉमिक रेडियस जो है वो डिक्रीज होता है अक्रॉस द पीरियड। ठीक है, तो वो आपसे पूछ रहे हैं क्या नाम है, एक्सप्लेन योर आंसर टू पार्ट C1। तो ये भी 3 मार्क है। तो ऑब्वियसली फर्स्ट सिंथेसाइज योर आंसर, आप क्या लिखेंगे। आपको पता है जब आप अक्रॉस द पीरियड जाते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो आपका बढ़ जाता है। तो आप ये लिखेंगे न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, दूसरी चीज आप क्या लिखेंगे, जो शेल नंबर रहता है ना वो सेम ही रहता है। तो आपके पास जो इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे होते हैं वो सेम ही क्या नाम है शेल में ऐड हो रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि लाइक शेल नंबर आपको इंक्रीज हो, तो इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग एडेड इन द सेम शेल आपके पास। और फिर जब चूंकि इलेक्ट्रॉन सेम शेल में ऐड हो रहे होते हैं और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा होता है, तो जो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन होती है ना लाइक सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स के लिए, वो बढ़ती जाती है। इसकी वजह से एटॉमिक साइज स्क्वीज हो जाता है, जो एटॉमिक रेडियस होता है वो क्या हो जाता है, स्क्वीज हो जाता है। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, आप 2 मार्किंग पॉइंट्स के लिए बाकी के इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड टू द सेम शेल, electrons are added to the same shell, electrons are added to the same shell, और फिर lastly the attraction of the nucleus for outer electron लिखते हैं या outer shell लिखते हैं, for outer electrons or shell increases, तो इस तरह होगा ना लाइक जब बाहर वाले शेल में ज़्यादा अट्रैक्शन एक्सर्ट होगी तो जाहिर सी बात है वो शेल थोड़ा सा न्यूक्लियस के करीब आ जाएगा और एटॉमिक रेडियस आपका जो है वो थोड़ा सा श्रिंक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्बन एंड सिलिकॉन आर एलिमेंट्स इन ग्रुप 14। पार्ट A1, डिस्क्राइब इन सिंपल टर्म्स द स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड C60। तो ये आपको पता है C60 जो होता है वो सिंपल मॉलिक्यूलर सॉलिड होता है। तो स्ट्रक्चर में आप क्या लिखेंगे, सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। और ये तुम लोगों को याद होगा हमने एक टर्म की थी कि ये जो ये सॉलिड्स होते हैं ये नॉर्मली इनका लैटिस स्ट्रक्चर होता है। लैटिस का मतलब क्या होता है, दे हैव रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, so they have a simple molecular। और rather than writing जो है simple molecular lattice पूरा लिखो, मैं lattice को अलग करके लिख रहा हूँ for the second marking point कि they have a regular arrangement of particles, simple molecular solid with regular arrangement of particles। और यहाँ पे जो particles होंगे वो कौन से होंगे, C60 होंगे, so with regular arrangement of C60 molecule। ठीक है, part 2, C60 sublimes और यानी turns directly from solid to gas
at approximately 800 Kelvin. तो एग्जाम में बता रहे भाई C60 जो होता है क्या नाम है एज अ सॉलिड, जब आप उसको हीट करते हैं तो वो 800 केल्विन पे सबलाइम कर जाते हैं, लिक्विड स्टेट नहीं आती। डायमंड ऑल्सो सबलाइम्स बट ओनली अबव 3800 केल्विन। तो आप डायमंड को भी सबलाइम कर सकते हैं, बट जो टेम्परेचर चाहिए होता है सब्लिमेशन के लिए वो बहुत हाई होता है। तो यहाँ पे टेम्परेचर 800 केल्विन है, यहाँ पे कितना है 3800 केल्विन है। और आप यू कैन मेक परफेक्ट सेंस एज टू व्हाई दैट इज द केस। तो आपके पास ये वाला सॉलिड है, इसमें सिर्फ जो है वो वीक वैन डर वाल फोर्सेस होती हैं बिटवीन द पार्टिकल्स, तो आराम से ओवरकम हो जाती हैं। लाइक यहाँ पे जो आपके पास होगी बिटवीन द पार्टिकल्स जो फोर्सेस होती हैं, जो कार्बन के एटम्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं और बहुत सारे होते हैं, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होते हैं। प्लीज रिमेंबर दिस इज अ giant covalent structure as compared to this which is a क्या नाम है simple molecular structure। तो आप क्या लिखेंगे weak intermolecular forces, weak intermolecular forces between C60 particles, C60 molecules, and strong covalent bonds, between carbon atoms in diamond which form a three-dimensional tetrahedral network। ठीक है, एंड हेंस अब आप लिंक कर देंगे, आपने ये बता दिया भाई C60 के पार्टिकल्स के बीच में वीक फोर्सेस हैं, कार्बन एटम जो डायमंड होता है उसके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हैं, स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं व्हिच फॉर्म अ 3D नेटवर्क लाइक। अब आप बता देंगे देयरफॉर मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू सबलाइम डायमंड, देयरफॉर greater energy is required to break the bonds in diamond। ठीक है, पार्ट बी, C60 forms hydrocarbons with similar chemical properties to those of alkenes। One such hydrocarbon is C60H18। Define hydrocarbons। These are what hydrocarbons के होते हैं? These are compounds which contain carbon and hydrogen only। Compounds which contain carbon and hydrogen only। Carbon and hydrogen। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट, C60H18 is an alkene। State a test to indicate the presence of double bonds between the carbon atoms and alkene molecules। तो वो टेस्ट आपको पता है, किससे टेस्ट करते हैं? aqueous bromine से। You test with what? aqueous ले लो, liquid लिख लो, कुछ भी लिख लो, लाइक दोनों acceptable है। So you test with aqueous bromine। State the observations seen when the test in B2 is carried out on an alkene। तो आपके पास क्या होगा? Decolorization हो जाएगी aqueous bromine की, बट आपको यहाँ पे ऑब्जर्वेशन बतानी है, तो कलर चेंज लिखना जरूरी है। ठीक है ना, आप सिर्फ ये लिख देंगे ना डीकलराइजेशन ऑफ क्या नाम है एक्वस ब्रोमीन, तो आपको लाइक मार्क नहीं मिलेगा। तो आप लिखें भाई ब्राउन से क्या हो जाएगा, फ्रॉम कलर चेंजेस फ्रॉम ब्राउन टू कलरलेस, ये आपका जो है वो ऑब्जर्वेशन हो जाएगा। ठीक है, पार्ट सी, 0.144 grams of C60 is placed in a 100 cm cube container of hydrogen gas at a temperature of 20 degrees Celsius and a pressure of 1 into 10 raised to the power 5 pascals। The container is heated to make the C60 and hydrogen gas react। The reaction occurs as shown in the equation। तो आपको equation दी हुई है, C60 x moles of hydrogen के साथ react कर रहा है और C60H2x जो है वो आपके पास product बन रहा है after reduction। After the reaction, the container is allowed to cool to 20 degrees Celsius and the pressure decreases to 2.21 into what? Into 10 raised to power 1। तो देखो पहले भी 20 डिग्री सेल्सियस था, उस पे प्रेशर की वैल्यू ये थी। अब 20 डिग्री सेल्सियस पे जो प्रेशर की वैल्यू है वो चेंज हो गई है, लाइक कम हो गई है, रिड्यूस हो गया प्रेशर। ठीक है, तो एग्जाम ने आपको सेम ही टेम्परेचर पे इसलिए करके दिया ताकि आप दोनों प्रेशर्स को देख सकें कि ये अब सेम नहीं रहे, ये डिफरेंट हो गए जो प्रेशर्स की वैल्यू है। ऑल ऑफ द C60 हैज रिएक्टेड। एग्जाम ने आपको ये बता दिया भाई C60 जितना भी हमने दवा था कंटेनर में सबका सब जो है वो रिएक्ट कर गया है।
पार्ट वन, नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन दैट अकर्स। तो आप जो है वो हाइड्रोजन ऐड करें, जाहिर सी बात है C60 के अंदर। तो इफ़ यू ऐड हाइड्रोजन टू क्या नाम है मॉलिक्यूल, जाहिर सी बात आपके पास जो है वो हाइड्रोजनेशन हो रही होती है। सो दिस बिकम्स व्हाट, दिस बिकम्स हाइड्रोजन। याद तो हमने जो ऑर्गेनिक में पढ़े ना, लाइक एडिशन रिएक्शन, तो एडिशन भी यहाँ पर लिख सकते हैं, इवन दैट विल बी परफेक्टली फाइन। So this will be what? This will be a typical hydrogenation reaction. Calculate the amount in moles of C60 that reacts. So simple है, आप mass upon mr करेंगे, like तो amount in moles कितनी आ जाएगी, n equals mass upon mr, mass is 0.144 divided by mr कितना हो जाएगा यार, 60 times 12. So this will become, the value is, so the value turns out to be 2 into 10 raised to power -4। मैं 3 से मैं फिगर करके लिख रहा हूँ, 2 into 10 raised to power -4। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। तो मुझे कैलकुलेट द अमाउंट इन मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस that reacted with the C60 and then show your working. So how will you determine that? So there's a slight catch in the question. उसने पूछा हाइड्रोजन गैस से कितने मोल्स रिएक्ट किए ना। तो अगर आप क्वेश्चन पढ़ेंगे ना, तो यू रियलाइज़ कि शुरू में जो हाइड्रोजन गैस थी वो एक्सेस में होगी मोस्ट लाइकली, बिकॉज देखो आपके पास जो रिएक्टेंट्स हैं उसमें सिर्फ हाइड्रोजन ही है जो कि गैसियस है ना। ये C60 तो सॉलिड होता है, जो भी प्रेशर ऑफ द इन द कंटेनर होगा वो गैस की वजह से ही होगा। तो शुरू में प्रेशर की वैल्यू ये थी 1 × 10⁵ पास्कल्स ड्यू टू 100 cm³ ऑफ हाइड्रोजन गैस विद इन द कंटेनर। और फिर जब रिएक्शन कंप्लीट हो गया तो C60 पूरा का पूरा रिएक्ट हो गया, उसने यहाँ पे लिखा हुआ है। बट हाइड्रोजन गैस चूँकि एक्सेस में थी, तो देयर विल बी सम हाइड्रोजन गैस दैट विल बी लेफ्ट बिहाइंड, एंड दैट इज 2.21 × 10⁴ पास्कल्स। यू नीड टू नो द हाइड्रोजन गैस दैट हैज़ रिएक्टेड। तो उसका एक तरीका ये हो सकता है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा एलैबोरेट करके यहाँ पे लिख रहा हूँ, एग्जाम में आप उसको थोड़ा सा शॉर्टकट से भी कर सकते हैं। मैं बताता हूँ किस तरह। आप पहले निकालेंगे इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस, तो आपके पास शुरू में थे, और फिर आप निकालेंगे फाइनल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस, और फिर जो इनिशियल माइनस फाइनल जब आप करेंगे ना, तो आपके पास आ जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस दैट हैव रिएक्टेड। अभी आप निकालेंगे किस तरह, देखो नॉर्मल मोलर रेशियो आप उस वक्त यूज़ कर सकते हैं जब इक्वेशन में रिएक्टेंट्स के जितने भी रिएक्टेंट्स हैं उनके आपस में मोल रेशियो दी हो ना। जैसे हमने ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C60 निकाले, अगर मेरे पास यहाँ पे x की वैल्यू होती तो मैं आराम से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन निकाल लेता, बट वो तो मेरे पास है ही ना। तो आई कॉन्ट यूज़ दैट सिंपल स्टोइचियोमेट्री वाला मेथड। लाइक तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, चूँकि ये गैस के नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, तो आई कैन यूज़ द इक्वेशन PV = nRT, और उसमें जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं अगर मैं उसको सब्जेक्ट बना लूँ इक्वेशन का, तो द इक्वेशन बिकम्स PV/RT। ठीक है, और यहाँ पे भी जब आप फाइनल मोल्स निकालेंगे उस वक्त भी इक्वेशन आप यूज़ कर सकते हैं PV/RT। नाउ इन दीज टू इक्वेशन यू विल रियलाइज कि जो क्या नाम है वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, वॉल्यूम ऑफ द गैस होगी ना, वो तो कंटेनर की फिक्स है ना 100 cm³, तो दोनों में V कॉमन हो जाएगा, लाइक R भी दोनों में कॉमन हो जाएगा। और जो T है ना जो हम देख रहे हैं वो भी 20 डिग्री सेल्सियस। देखो जो ये जो प्रेशर की वैल्यू आई है वो 20 डिग्री पे ही आई है, और ये वाली प्रेशर की वैल्यू भी 20 डिग्री पे, तो टेम्परेचर भी कॉमन हो गया। लाइक तो सिर्फ जो चीज़ डिफर कर रही है ना वो इन दोनों क्वेश्चन में प्रेशर डिफर कर रहा है। तो आई कैन एक्चुअली क्या नाम है डिटर्मिन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन दैट हैव रिएक्टेड by just simply क्या नाम है rather than calculating these two values like one by one, I can simply merge these two values to find out the number of moles of क्या नाम है हाइड्रोजन, और वही हो जाएंगे NF minus NI is equal to what, sorry, NI minus NF, NI minus NF should be equal to, जो मैं यहाँ पे PI और PF लिखता हूँ बिकॉज यही सिर्फ एक चीज़ चेंज हो रही है, should be equal to PI minus PF, और बाकी चीज़ आप कॉमन है तो उसको एक ही दफ़ा लिख लें, V/RT। So if you now plug in all the values, should be able to get the number of moles of hydrogen that have reacted. तो initial pressure जो आपके पास था that was 1 × 10⁵ माइनस जो फाइनल आपके पास आया था that was 2.2, 1 × 10⁴ टाइम्स वैल्यू ऑफ वॉल्यूम, वो 100 cm³ है, उसको आप मीटर क्यूब में कर दें, मैं मल्टीप्लाइंग बाई 10⁻⁻⁶ डिवाइड बाई R विच इज़ 8.31 टाइम्स T जो कि 20 डिग्री सेल्सियस लिखा है, उसको आप केल्विन में लिख दें, दैट विल बी 293 केल्विन। सो इफ़ यू सॉल्व फॉर दिस आपके पास जो है वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस रिएक्टेड आ जाएंगे, एंड दैट विल बी इक्वल टू 3.20 ×
10 raised to power minus 3. So the value will be 3.20 into 10 raised to power minus 3. ठीक है, मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूँ जस्ट टू मेक श्योर कि आप क्लियर हो। ये देखो यार, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस जो रिएक्ट की है ना C60 के साथ, वो आपको निकालने के लिए क्या करना होगा कि आप पहले इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस निकालें और फिर जो फाइनल जो बच जाएंगे आफ्टर रिएक्शन वो निकालें और फिर दोनों का डिफरेंस निकाल लें। उससे आपके पास क्या आ जाएगा, Ni माइनस NF करके डिफरेंस निकाल लें, उससे आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस रिएक्टेड आ जाएंगे। नाउ इन ऑर्डर टू डू दैट एक लंबा मेथड होगा, मैं ये पहले पूरा सॉल्व करूँ, वैल्यूज प्लग करके Ni निकालूँ, फिर ये करूँ, फिर NF निकालूँ और फिर दोनों का डिफरेंस निकाल लूँ। या मुझे पता है V और RT जो VA R है और T है वो दोनों इक्वेशन में लाइक कॉमन ही है ना, लाइक तो मैं आराम से Ni माइनस NF कर सकता हूँ। इन विच केस प्रेशर की डिफरेंस आपके पास यहाँ पे होगा, जो वैल्यूज़ का डिफरेंस है वो आपने प्लग इन करना होगा। बाकी V और RT तो सेम ही है ना, तो आप प्रेशर का डिफरेंस प्लग इन करें, वैल्यू ऑफ वॉल्यूम एंड मीटर क्यूब प्लग इन करें, R की वैल्यू प्लग इन करें, टेम्परेचर इन केल्विन्स प्लग इन करें, आपके पास क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस दैट हैव रिएक्टेड वो आ जाएंगे। Most likely next part में आपसे ये क्या क्लिक जाएगा। So use your answers from C2 and C3 to reduce the molecular formula of the hydrocarbon C60H2X। तो आपने बेसिकली x की वैल्यू निकालनी है, बस उससे आप फिर फॉर्मूला आराम से डिटर्मिन कर लेंगे। तो वो आपके पास कैसे आएगा, आप रेशो डाल लें। तो आपके पास जो वैल्यू आई थी C60 के नंबर ऑफ मोल्स की, C60 के नंबर ऑफ मोल्स की रेशो हाइड्रोजन, तो C60 जो है वो आपके पास था, कितना निकाला था हमने यार, 2 into 10 raised to power minus 4, and this was 3.20 था ना, 3.20 into 10 raised to power minus 3। ठीक है, what's the ratio यार, कोई बच्चा बताएगा क्या रेशियो आ रहा है, 1:2 क्या आ रहा है ये, 1:2, can you tell me what's the ratio, 1:to what, 1:16, 1:16। अब देखो ये आई है आपके पास, जो 16 की जो वैल्यू आई ना आपके पास, ये x की वैल्यू है, क्योंकि C60 और H2 का जो आपस में रेशियो था वो बेसिकली 1:x मोल था। इधर देखो यार, ये so this over here will become what, x की वैल्यू, this is the x की वैल्यू, ठीक है ना, x is equal to 16। तो जो फॉर्मूला है दैट इज C60H2x, तो वो बन जाएगा C60H32, ठीक है ना, 2 times 16 आप कर देंगे तो molecular formula becomes C60H32, that will be your molecular formula, ठीक है। Next part, silicon shows the same type of bonding and structure as diamond. Silicon reacts with magnesium to form magnesium silicide. Solid magnesium silicide reacts with dilute hydrochloric acid to form gaseous SiH4 and a solution of magnesium chloride। तो उसने आपको रिएक्शन बता दिया बनता क्या क्या, बिकॉज आपने तो ये रिएक्शन कोर्स में नहीं पढ़ा हुआ ना, बस वो आपसे बोल रहे हैं यार कंस्ट्रक्ट एन इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन इंक्लूड स्टेट सिंबल। अब देखो जब भी स्टेट सिंबल एग्जामिनर अक्सर तो वो अगर ना भी लिखे ना, 2 मार्क का जब भी आए ना, आप स्टेट सिंबल डालेंगे नहीं, समझ में आ गया नहीं, यहाँ तो उसने लिख दिए तो जाहिर सी बात है 1 मार्क उसने स्टेट सिंबल के लिए रिजर्व किया होगा और दूसरा मार्क आपको मिलेगा फॉर व्हाट, फॉर राइटिंग द बैंड इक्वेशन। सो लेट्स राइट द डाउन। पहले तो हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं ना, लाइक आपके पास Mg2Si है और वो रिएक्ट कर रहा है विद व्हाट, विद HCl, और आप बना रहे हैं SiH4 एंड अ सॉल्यूशन ऑफ व्हाट, MgCl2। ये आपके पास आ गया। सबसे पहली चीज़ जो तुम देखोगे, मैग्नीशियम जो सिलिकाइड है तुम्हारे पास उसमें Mg2 है, तो आप बैलेंसिंग में आसान कर लेंगे। मैं स्टेट सिंबल डालता हूँ, मैं बैलेंस कर लूँ, ठीक है। तो ये 2MgCl2 आपके पास हो जाएगा। जब आप 2MgCl2 करेंगे तो टोटल क्लोरीन कितने हो गए साइड पे, 4 हो गए, दिस शुड बी 4 एज वेल। तो आप यहाँ पे क्या कर लें, 4 डाल दें। और अब आप देखें आपके पास जो है वो इक्वेशन बैलेंस हुई है नहीं हुई है। तो आपके पास टोटल जो है वो 4 हाइड्रोजन हैं, यहाँ भी 4 हाइड्रोजन हैं, एक सिलिकॉन, यहाँ भी एक सिलिकॉन, मैग्नीशियम 2 हो गए, क्लोरीन 4 हो गए, सो इज बैलेंस। अब आपने जो है वो क्या नाम है स्टेट सिंबल डालने हैं। तो उसने लिखा है सॉलिड मैग्नीशियम सिलिकाइड, तो दिस हैज टू बी सॉलिड। एक्वस जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाइल्यूट है, तो दिस विल बी क्या नाम है, एक्वस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जो SiH4 है वो गैसियस है, तो यहाँ पे आपने गैस डालना है। एंड अ सोल्यूशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड, यहाँ उसने सोल्यूशन लिखा है मैग्नीशियम क्लोराइड का, तो इसको भी आप क्या कर देंगे, एक्वस कर देंगे। नेक्स्ट ये आपके स्टेट सिंबल हो जाएंगे। प्रेडिक्ट द शेप ऑफ SiH4, तो SiH4 का जो शेप होगा वो किससे तो मैं सुना, सिलिकॉन का तुम लोगों ने क्या, SiCl4 याद है ना यार, CCl4 होता है ना टेट्राहेड्रल, बिल्कुल उस तरह SiCl4 होता है, बिल्कुल उसी तरह SiH4 भी हो जाता है। तो आपके पास जो शेप होता है वो क्या हो जाता है,
टेट्राहीड्रल हो जाता है। आपने कोर्स में डायरेक्टली जो बहुत सिमिलर मॉलिक्यूल पढ़ा है वो CCl4 पढ़ा है। लाइक कार्बन जो होता है वो बेसिकली ग्रुप 4 का एलिमेंट है ना, तो SiCl4 भी सिमिलर होगा, करेक्ट, टेट्राहीड्रल होगा, एंड SiH4 भी डिट्टो सेम टाइप का होगा। सो ऑल थ्री ऑफ दीज मैंने यहाँ नीचे लिखे हैं, ऑल थ्री ऑफ दीज हैव व्हाट, अ टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्शियम एंड इट्स कंपाउंड्स have a large variety of applications. Calcium metal reacts readily with most acids. When calcium metal is placed in disulfuric acid, it reacts vigorously at first. जब कैल्शियम सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करता है ना यार, तो कैल्शियम सल्फेट बनता है और वो होता है इनसॉल्युबल। उसकी वजह से फिर बाद में रिएक्शन इतना विगरस नहीं रहता, स्लो हो जाता है। आफ्टर अ शॉर्ट टाइम अ लेयर ऑफ कैल्शियम सल्फेट फॉर्म्स ऑन द कैल्शियम मेटल एंड द रिएक्शन स्टॉप्स. Some of the calcium metal and disulfuric acid remains unreacted. Suggest an explanation for these observations. तो आप ये लिखिए ना, because calcium sulfate जो होता है वो reaction को, further reaction को prevent करते हैं. So calcium sulfate prevents what? Prevents further reaction. Prevents what? Further reaction. Part B. Calcium ethane diode is formed when calcium reacts with ethane dioic acid. Calcium ethane diode contains one cation and one anion. State the full electronic configuration of the cation in calcium ethane diode. तो basically calcium ion की आपसे पूछ रहा है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो कैल्शियम होता है 1s2 2s2 2p6 कितने हो गए यार 10 3s2 और आपके पास आ जाता है 3p6 एंड 4s2। ये कैल्शियम है ना आपके पास। टोटल जो है वो 20 हो गए ना, ये वो 2 4 10 एंड यस 20 हो गया। तो अब आपको कैल्शियम आयन देना है, तो बस आप ये n वाला जो है वो हटा दें, दैट विल बी कैल्शियम आयन। ठीक है, रिड्यूस द चार्ज ऑन द कैटायन। तो कैटायन का चार्ज कैल्शियम जो चार्ज होता है, इसमें आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। व्हाई? बिकॉज ग्रुप 2 के सारे एलिमेंट जब भी कंपाउंड बनाते हैं हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर उनका क्या होता है, +2 होता है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, ड्रॉ द फुली डिस्प्लेड फार्मूला ऑफ इथेन डायोइक एसिड। तो इथेन डायोइक एसिड का फुली डिस्प्लेड फार्मूला बना दें। प्लीज मेक श्योर कोई बॉन्ड आप मिस ना करें। तो ये आपके पास जो है वो इथेन डायोइक एसिड का पूरा फार्मूला आ जाएगा। लाइक ठीक है, दिस बिकम द फार्मूला। नेक्स्ट पार्ट, कैल्शियम क्लोरेट 1 CaClO2 is used as an alternative to sodium chlorate 1 in some household products. Part 1. The chlorate 1 ion is formed when cold aqueous sodium hydroxide reacts with chlorine. Write an ionic equation for this reaction. State symbols are not required. Like तो बहुत सिंपल है, क्लोरीन का रिएक्शन देना आपने कोल्ड NaOH के साथ। लाइक उसने आयनिक इक्वेशन बोला है तो बस NaOH ना लिखो यार, उसकी जगह OH लिख देना, बस इतना सा फर्क करना होगा आपको। and you will end up forming what? Chloride ion. NaCl की जगह मैंने Cl नेगेटिव लिख दिया, प्लस NaClO की जगह अब मैं लिखूंगा ClO नेगेटिव। लाइक और साथ आप क्या बना देंगे, वाटर बना देंगे। लाइक तो आपके पास यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, तो दिस शुड बी 2OH 2 minus 2 minus, दिस विल बी नाउ अ बैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है, यू डोंट हैव टू गिव द स्टेट सिंबल्स ओवर, तो टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है स्टेट सिंबल देने के लिए आपको। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट, द क्लोरेट 1 आयन इज अनस्टेबल. The chlorate 1 ion is unstable and decomposes when heated as shown. तो ये डिकम्पोज होके क्लोरेट 5 में आ जाता है ना। लाइक इसमें जो क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +5 होती है। This reaction can be described as a disproportionation reaction. Describe what is meant by disproportionation reaction. तो disproportionation reaction क्या होता है, ये एक ऐसा redox reaction होता है जिसमें सेम ही स्पीसी जो है वो क्या नाम है ऑक्सीडाइज भी हो रहा होता है और रिड्यूस भी हो रहा होता है। सो सेम स्पीसी गेट्स व्हाट, सेम स्पीसीज gets oxidized and reduced. ठीक है, पार्ट 3, reduce the oxidation number of chlorine in each species for the equation in C2. complete the boxes। तो ये आपको वैसे ही याद होना चाहिए। लाइक तो ClO नेगेटिव उसने आपको दे दी है +1 है, Cl -1 क्लोराइड आयन में -1 होगा जैसे बताओ, ClO3 में इट इज व्हाट, इट इज +5। ठीक है, ये आपको वैसे ही होना चाहिए, रिड्यूस करने की नीड नहीं होनी चाहिए आपको। पार्ट डी, कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड टू फॉर्म प्रोडक्ट Y। ठीक है, तो एग्जाम में बता रहा है भाई कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो इससे रिएक्ट करता है और आपके पास ये प्रोडक्ट बन जाती है। अब देखो इसमें जो आपके पास जो फॉर्मूला दिया है ना प्रोडक्ट का, उसको गौर से देखो। तो दे हैव टेकन 2 moles ऑफ दीस। तो मैंने कहा है बिकॉज कैल्शियम के ऊपर 2+ चार्ज होता है ना, और COO के ऊपर सिर्फ 1 नेगेटिव चार्ज होता है, तो इसलिए ये 2 आपके पास फॉर ईच मोल ऑफ कैल्शियम 2 moles ऑफ क्या नाम है हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड विल बी रिएक्टिंग।
Identify the two other products of the reaction of 2-hydroxypropanoic acid with calcium carbonate. तो सिंपल है भाई, एसिड बेस रिएक्शन हो रहा है ना यार. तो अगर मैं आपको बोलूँ एसिड और कार्बोनेट रिएक्ट किया, क्या बनेगा? आप बोलेंगे सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बनेगा. तो यहाँ पे सॉल्ट उसने लिख दिए, वाई जो है सॉल्ट उसने लिख दिए, बाकी जो दो चीज़ें होंगी वो क्या हो जाएंगी? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर हो जाएगा. ठीक है, आपके पास बाकी दो चीज़ें हो जाएंगी. Two possible methods of making 2-hydroxypropanoic acid are shown in figure 3.2. तो आपको ये चीज़ बनाने के अब दो अलग अलग मेथड शो हो रहे हैं. ठीक है, पहले मेथड में जो स्टार्टिंग पॉइंट दिया हुआ है आपको, दैट इज़ एन एल्डिहाइड. उस एल्डिहाइड से पहले आप हाइड्रोक्सी नाइट्रेट बना रहे हैं और आपको ये रटा हुआ चाहिए. इसके लिए क्या चाहिए होता है? इसमें आप HCN प्लस NaCN यूज़ करते हैं, अगर आपको याद हो. फिर रिएक्शन 2 में आप जो है वो यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, तो हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल हो रही है, तो डाइल्यूट एसिड यूज़ करेंगे और हीट करेंगे, तो आपके पास ये बन जाएगा. एक रूट ये हो गया. दूसरा रूट ये कि आपने दिया एक डायोल, दिस इज द डायोल दैट वी हैव, एक OH यहाँ है, एक OH यहाँ आपको नजर आ रहा है. रिएक्शन 3 आपने किया और आपने जो है वो उस रिएक्शन 3 में इसमें क्या किया आपने इसको CO2H कर दिया. अच्छा, यहाँ पे आपने ऑक्सीडेशन किया बेसिकली. तो आपने जो है वो ये प्राइमरी अल्कोहल को कार्बोक्सिल ग्रुप बना दिया और ये सेकेंडरी अल्कोहल था ना, इसको कीटोन बना दिया. तो ये ऑक्सीडेशन हो रही है आपके पास. अभी यहाँ पे जो है वो आप रिडक्शन कर रहे हैं कार्बोनाइल ग्रुप की इनटू सेकेंडरी अल्कोहल एंड जो बस यही हो रही है, बस कार्बोनाइल ग्रुप की जो रिडक्शन हो रही है इनटू अ सेकेंडरी अल्कोहल. पार्ट 2, स्टेट सुटेबल रिएजेंट्स एंड कंडीशंस फॉर रिएक्शंस 1 एंड 3. तो रिएक्शन 1 एंड 3 के लिए रिएजेंट और कंडीशन क्या हो जाएंगे आपका? रिएक्शन 1 के लिए आपको हो जाएगा HCN प्लस NaCN, HCN प्लस NaCN as the catalyst. ठीक है, और रिएक्शन 3 के लिए आप जो है वो या तो एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट यूज़ कर लें या फिर आप जो है वो एसिडिफाइड मैग्नेट यूज़ कर लें. लाइक प्लस साथ आप क्या करेंगे? हीट अंडर रिफ्लक्स करेंगे. ठीक है, तो दिस विल बी व्हाट? दिस विल बी एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड heat under reflux. And heat under reflux. Part 3, deduce the type of reaction that occurs in reaction 2. तो reaction 2 में आपके पास कौन सा type of reaction हो रहा है? हाइड्रोलिसिस हो रहा है. ठीक है, because नाइट्राइल की आप हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं. So this will be what? This will be हाइड्रोलिसिस of नाइट्राइल. क्या हो जाएगा आपके पास? हाइड्रोलिसिस of नाइट्राइल हो जाएगा. Part 4, the reagent for reaction 4 is NaBH4. ठीक है ना, तो आपके पास रिएजेंट दिया हुआ है रिएक्शन 4 का, विच इज NaBH4. अच्छा, हमने यहाँ पे एडिशन किया था, ये बेसिकली रिडक्शन हो रही है रिएक्शन 4 में जो है, यानी अगर NaBH4 हम यूज़ करें तो दिस इज अ रिडक्शन रिएक्शन दैट इज हैपनिंग. और आप जो है वो सेकेंडरी जो कीटोन है उसको सेकेंडरी अल्कोहल में बेसिकली कन्वर्ट करें. लाइक मैं समझा वो यहाँ पे HCN ऐड हुआ है, बट HCN ही ऐड हुआ हुआ. तो पहले मैं समझा वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है जैसे यहाँ पे हो रहा है. इट्स नॉट दैट, इट्स एक्चुअली रिडक्शन ऑफ द कीटोन टू गिव यू secondary alcohol. तो shall identify the role of NaBH4 in this reaction. तो NaBH4 का यहाँ रोल क्या हो जाएगा? It will be acting as the reducing agent. It will be acting as the reducing agent in this case. ठीक है, next question. 2-hydroxypropanoic acid has a chiral center. State what is meant by the chiral center. तो chiral center क्या होता है? It's an asymmetric carbon atom with 4 different groups attached to it. So asymmetric carbon atom with 4 different groups attached. With 4 different groups attached. ठीक है, next question. I think last question. A reaction scheme involves cyclohexane as shown in figure 4.1. तो आपको cyclohexane show किया हुआ है. Reaction में वो react कर रहा है, and you can see this is a typical free radical substitution. आपके पास क्लोरीन यहाँ पे आके जो है वो सब्स्टिट्यूट हो रहा है हाइड्रोजन की जगह. एंड देन यू हैव एन एलिमिनेशन रिएक्शन. दे सकते हो, इमेजिन करो हेलोजन एल्केन हम उसको ऐसे ट्रीट कर रहे हैं. तो क्लोरीन यहाँ से इस कार्बन से क्लोरीन निकल रहा होगा, एक कार्बन से H निकल रहा होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आपके पास आ रहा है. रिएक्शन 1 involves a free radical substitution mechanism. Part A, state the essential condition required for reaction 1 to occur. essential condition क्या होती है यहाँ पे? अल्ट्रावायलेट लाइट. तो आपके पास जो कंडीशन होती है दैट इज व्हाट? अल्ट्रावायलेट लाइट. पार्ट बी, कंप्लीट टेबल 4.1 to give details of the mechanism in reaction 1. Include curly arrows to show the movement of electrons occurring in the termination step.
बोले टर्मिनेशन स्टेप में जो आप बनाएंगे उसमें कर्ली एरोज भी आपको शो करनी है, इंक्लूड कर्ली एरोज टू शो द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो वो बनाते हैं, पहले लेट्स फिल इन द टेबल, आप सबको ये टेबल फिल करना है, तो लेट्स फिल इन द टेबल। तो नेम ऑफ द स्टेप पहला वाला जो है दैट इज इनिशिएशन, ठीक है, इनिशिएशन रिएक्शन हो गया। दूसरा स्टेप इज प्रोपगेशन, तो प्रोपगेशन में आपके पास जो है वो साइक्लोहेक्सेन क्लोरीन रेडिकल से रिएक्ट कर रहा है और एक साइक्लो एक्साइल रेडिकल बन रहा है और साथ जो है वो आपके पास HCl आ जाएगा। फिर आपके पास जो दूसरा वाला स्टेप है वो भी ये वाला जो स्टेप है तीसरी रो में, ये भी प्रोपगेशन ही होगा। हाउ डू आई नो दैट दिस इज प्रोपगेशन? बिकॉज रेडिकल प्लस मॉलिक्यूल इज गिविंग यू रेडिकल प्लस मॉलिक्यूल ना, तो ये भी आपके पास जो है वो प्रोपगेशन स्टेप ही है। दिस इज आल्सो प्रोपगेशन स्टेप, ठीक है। और फिर लास्ट टर्मिनेशन, और उसमें ये बनाया ना यार, तो देखो तुम्हें दो रेडिकल सब चाहिए टर्मिनेशन में। तुम लोग को याद है इनिशिएशन प्रोपगेशन टर्मिनेशन आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? इनिशिएशन में रिएक्टेंट पे सिर्फ मॉलिक्यूल होता है और प्रोडक्ट में सिर्फ रेडिकल होता है। टर्मिनेशन में उल्टा हो जाता है, रिएक्टेंट में सिर्फ जो है वो रेडिकल होता है और प्रोडक्ट में सिर्फ जो है वो मॉलिक्यूल होता है। और प्रोपगेशन में दोनों चीज़ें दोनों साइड पे होती हैं, यानी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों में आपको मॉलिक्यूल और रेडिकल मिलेगा। तो टर्मिनेशन में आप किस तरह दिखाएंगे? टर्मिनेशन विल बी दिस, ये आपके पास हो जाएगा और ये रेडिकल हम दिखाएंगे प्लस जो है वो क्लोरीन का रेडिकल होगा, ठीक है ना। आप उसने बोला है कि इसमें कर्ली एरोज दिखानी है, तो यू मेक श्योर दैट आप कर्ली एरोज में दिखाएं। तो ये एक हाफ एरो होगी और ये एक हाफ एरो होगी। दे हैव टू बी हाफ एरो बिकॉज कंप्लीट एरोज नहीं आप यहाँ दिखा सकते। कंप्लीट एरो का मतलब होता है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट है, हाफ एरो का मतलब होता है सिंगल लोन इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट है। तो ये एक लोन इलेक्ट्रॉन है, ये एक लोन इलेक्ट्रॉन है, तो आप हाफ एरो से दिखाएंगे इनको। पार्ट सी, रिड्यूस द टाइप ऑफ रिएक्शन दैट अकर्स इन रिएक्शन 2। तो आपके पास जो ये रिएक्शन 2 है उसमें जो ऊपर वाला रिएक्शन जो ऊपर नजर आ रहा है, तो उसमें जो टाइप ऑफ रिएक्शन है वो क्या है? ये एलिमिनेशन रिएक्शन है। दिस इज एन एलिमिनेशन रिएक्शन। तो ये आपके पास जो है वो एलिमिनेशन रिएक्शन आ गया, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट, Hex3ene is an isomer of cyclohexane. Hex3ene can be converted into propanoic acid. Hex3ene का reaction 3 और propanoic acid बन गया। Produce the reagents and conditions for reaction 3। तो ये बहुत अच्छा सवाल है और कोई मुश्किल नहीं है, जो स्मार्ट बच्चे हैं वो आराम। स्पेसिमेन पेपर है तो हमें पता नहीं है एक्चुअली बच्चों ने कैसे किया था, नहीं। तो ये मैं Hex3ene इसलिए बना रहा हूँ, लेट मी शो यू Hex3ene। ये है आपके पास Hex3ene, ठीक है। आओ बोले भाई इससे प्रोपनोइक एसिड बनाना है, रिएक्शन किया और प्रोपनोइक एसिड बन गया। तो देखो यार बस थोड़ा सा बस तुम्हें कोर्स में जो है डेप्थ में अगर आपको रटा हुआ या अच्छा याद होगा तो आप आराम से पिक कर लेंगे कि यहाँ पे मोस्ट लाइकली ये डबल बॉन्ड टूटेगा और आपके पास एक 3 कार्बन फ्रैगमेंट बन जाएगा, ये 3 कार्बन फ्रैगमेंट बन जाएगा, नहीं। और अगर आपको वो याद हो ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स में जब हमने ऑक्सीडेशन की थी विद हॉट कॉन्सेंट्रेटेड KMnO4 याद है, एंड हीट अंडर रिफ्लक्स, तो उसमें रप्चर ऑफ द डबल बॉन्ड होता था और आपके पास फिर बेस्ड ऑन जो कार्बन है वो किस टाइप का है, वो कार्बन या तो कीटोन बन जाता था या वो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता था। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे जो कार्बन है उसके साथ एक हाइड्रोजन अटैच है और एक एल्काइल ग्रुप है, तो ये कार्बोक्सिल ग्रुप बन जाएगा। तो 3 कार्बन का में एक कार्बन में अगर आप कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच कर दें तो ये प्रोपनोइक एसिड बन जाता है। दूसरी साइड वाला जो फ्रैगमेंट है वो भी प्रोपनोइक एसिड बनाएगा। तो ये जो दोनों आपके पास एंड्स नजर आ रहे हैं, both of these will on oxidation with वो क्या नाम है हॉट कॉन्सेंट्रेटेड एसिडिफाइड KMnO4, जब आप हीट करेंगे दोनों केसेस में आपके पास जो है वो दोनों साइडों से प्रोपनोइक एसिड आ रहा होगा। So you'll be forming a molecule of propanoic acid from the left end as well and a molecule of propanoic acid from the right side of the molecule as well. तो यहाँ पे रप्चर ऑफ द डबल, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन हो रही है और रप्चर ऑफ द डबल बॉन्ड हो रहा है। तो आपको जो है वो ये थोड़ा सा ना एल्कीन में थोड़ा सा जाके ये चीज़ आपको आइडेंटिफाई करनी थी। तो ये जो आपके पास रिएजेंट्स हो जाएंगे और कंडीशन हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे? एसिडिफाइड मैंगनेट 7, सॉरी एसिडिफाइड मैंगनेट, एसिडिफाइड KMnO4 and it has to be hot and concentrated, या concentrated acidified KMnO4 और heat लिख दो, उससे भी आप मिल जाए। 2 मार्क है तो you have to complete like वो mention all the reagents and conditions completely, like acidified KMnO4 and hot and concentrated लिख लो, या इसमें लिख लो इस तरह लिख दो कि acidified concentrated KMnO4 and heat, तब भी आपको मार्क मिल जाएगा, नहीं। ठीक है। एक और क्वेश्चन है, सॉरी मैं समझा लास्ट पार्ट है, छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन लाइक एंड मास स्पेक के ऊपर इट्स अ न्यू लर्निंग आउटकम दैट दे हैव गिवन यू इन द स्पेसिफिक पेपर एज वेल, ताकि आपको आइडिया हो कि भाई कि ये किस तरह के क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एग्जाम में, और बहुत आसान है। Compound X contains atoms of carbon, hydrogen and oxygen only.
The mass spectrum of X is recorded. Information about the two peaks with mass to charge greater than 100 is shown in figure 5.1. तो आपको mass to charge ratios दिए हुए हैं, 102 पे एक पीक है, 103 पे एक पीक है. तो ये वाली जो पीक होगी ये मोस्ट लाइकली क्या होगी, m+1 पीक होगी, और सॉरी m पीक होगी ये, और ये वाली जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, m+1 पीक हो जाएगी. तो आपको पहले तो आप ये आइडेंटिफाई कर लें, दिस इज द m पीक एंड दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी द m+1 पीक. ठीक है. पार्ट ए मॉलिक्यूल ऑफ एक्स, बिकॉज याद है मैंने बताया था m+1 पीक को आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या होता है कि वो m पीक से बहुत छोटी होती है लाइक, और दो एक यूनिट ज़्यादा होती है, तो आप आराम से इस तरह m पीक और m+1 पीक पकड़ लेंगे. पार्ट ए मॉलिक्यूल ऑफ एक्स contains 6 carbon atoms. Demonstrate that this is correct using the information from figure 5.1 and show your working. तो 2 मार्क का है तो आप फॉर्मूला भी लिख दें, n equals to 100. अब देखो यहाँ फॉर्मूला नहीं दिया होता, मैं तुम लोग का भी बता रहा था, फॉर्मूला आपको याद करना है, they won't give you the formula. So 100 upon 1.1 times what, the abundance of m+1 peak, m+1 peak divided by abundance of m peak. तो you plug in the values, बस आपके पास आंसर आ जाएगा. 100 तो वैसे ही दिया हुआ आपको, जो abundance of m+1 peak है, that is 6.5 divided by 100. कहीं बड़ी प्लीज कैलकुलेट किया कितना आ रहा है, अप्रोक्सीमेटली 6 आएगा. मैं एक्चुअल बस वैल्यू चाह रहा हूँ, एक्चुअल वैल्यू कितनी आ रही है, 6.5 डिवाइड बाय 1.1, 5.9. ठीक है, तो दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 6 कार्बन एटम्स. ठीक है, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी. पार्ट बी, सजेस्ट द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ x यूजिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम फिगर 5.1. तो अब देखो उसने, याद है हमने इस टाइप का क्वेश्चन किया था कल भी, तो वो आपसे मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछ रहा है. अब देखो आपको पता है कि इस मॉलिक्यूल के अंदर कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, करेक्ट. कार्बन तो आपने निकाल दिए, टोटल 6 टाइम्स 12. ठीक है ना, तो 6 टाइम्स 12 आप करेंगे तो दैट बिकम्स व्हाट, 72. तो आपके पास जो ये 102 है ना मॉलिक्यूलर मास में, 72 तो ये हो गया. ठीक है ना, ये आपने निकाली 72, आपके पास ये आ गया. सो 102 माइनस 72 अब आप करते हैं, अगर 102 माइनस 72 तो आपके पास आ जाता है 30. ठीक है ना, ऐसे ही ना, 102 माइनस 72, तो आपने जो है वो 72 में से 100 निकालिए. अब ये जो 30 है ना, दिस 30 हैज़ टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन व्हाट, बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. अब गौर से देखो, अगर मैं ऑक्सीजन लेता हूँ एक, सही ना, तो उसका होता है AR16, 2 लूँगा तो 32 हो जाएगा. हमारे पास तो है ही 30, तो ये एक ही होगा, आपके पास दो पॉसिबल ही नहीं है लाइक. तो ऑक्सीजन हैज़ टू बी व्हाट, ऑक्सीजन हैज़ टू बी 1, तो ये आपके पास एक ही होगा, ये 6 हो गया आपके पास. अब जो बचा है ना, दो ले ही नहीं सकते ना ऑक्सीजन, आप दो ले ही नहीं सकते. वाई, बिकॉज टोटल मास ही 30 बचा आपके पास, 72 के बाद टोटल 30 बचा है. तो अगर मैं 16 टाइम्स 2 करता हूँ तो 32 हो जाएगा, तो वो पॉसिबल ही नहीं है. तो अगर ये 16 है तो सही सी बात है, ये फिर कितने हो जाएंगे, 14 हो जाएंगे. दिस विल बी 14. इस तरह आप फॉर्मूला ड्राइव करते हैं, और ये तो बहुत सिंपल है लाइक, जो हमने कल किया था वो उससे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था. तो फॉर्मूला बिकम्स व्हाट, C6H14. और ये सिंपल क्यों है, बिकॉज ऑक्सीजन एक ही है ना, आपको टेंशन ही नहीं है, दो आप ले ही नहीं सकते, तो बाकी सारे हाइड्रोजन हो जाएंगे आपके पास. तो पूछे सजेस्ट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला of the fragment of X at mass to charge 31. अब देखो यार 31 कैसा आएगा, खुद ही कैलकुलेट कर लो कि 31 की पॉसिबिलिटी क्या होगी कि अगर मैं एक कार्बन लूँ, ठीक है, एक कार्बन लूँ और एक जो है वो मैं ऑक्सीजन लूँ, 12 प्लस एक कार्बन हो गया, एक मैं ऑक्सीजन अगर लूँ, और कितने हो गए 28, और 3 हाइड्रोजन. ठीक है ना, तो ये आपके पास टोटल 31 बनता है. एक पॉसिबिलिटी ये तो है ना, सजेस्ट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द फ्रैगमेंट. तो एक फ्रैगमेंट ये पॉसिबल हो सकता है कि उसमें एक कार्बन हो और एक ऑक्सीजन हो और 3 जो है वो हाइड्रोजन हो. सो इन दैट केस द फ्रैगमेंट कुड बिकम व्हाट, कुड बिकम CH3O, CH3O positive. That could be a possible fragment. There could be other possible fragment. अभी हमें फंक्शनल ग्रुप नहीं पता ना, अभी ऑक्सीजन जो है वो किसका है लाइक, ये हमें नहीं पता. हो सकता है अल्कोहल का, हो सकता है कोई और फंक्शनल ग्रुप हो, एथर हो सकता है, वी डोंट नो. बट दिस इज द थिंग दैट यू, अनलेस हमें कोई फंक्शनल ग्रुप की वो पता चल जाए, क्या नाम है, कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, तो हम ज़्यादा अच्छा फ्रैगमेंट बना सकते हैं. बट फॉर नाउ लाइक यू कैन कीप दिस एज व्हाट, एज द फ्रैगमेंट. लाइक अगर लेट्स से फंक्शनल ग्रुप आपका अल्कोहल हुआ, तो मैं इसी को चेंज करके लिख सकता हूँ एज CH2OH. अब CH3O को मैंने इस तरह चेंज करके लिख दिया फ्रैगमेंट. वाई, बिकॉज मुझे पता है कि भाई वो जो
OH का ग्रुप है वो साथ ही होगा ना, लाइक अल्कोहल का जो फंक्शनल ग्रुप है, लाइक तो मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ, दिस कुड आल्सो बी अ पॉसिबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट, लास्ट पार्ट, फिगर 5.2 shows the infrared spectrum of X। तो जो पीछे आपने X मॉलिक्यूल लिखा है उसका जो है वो आपको आप इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम दिया हुआ है, और आपको एक टिपिकल वो टंग नहीं होता था वो नजर आ रहा है, और एट अ हायर वेव नंबर नजर आ रहा है, याद है। सो टंग एट अ हायर वेव नंबर इज टिपिकल ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अगर ये टंग थोड़ा सा पीछे होता तो हम क्या बोलते कि ये कार्बोक्सिल ग्रुप का OH है, बट ये मोस्ट लाइकली अल्कोहल का जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है वही आपके पास होगा, लाइक। और हम यहाँ से देख भी सकते हैं उसका जो OH है आपके पास हाइड्रोक्सी वाला, वो 3200 और 3650 के बीच में आता है, और वो ये वाली रेंज है जिसमें आपके पास नजर आ रहा है। सो आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन X using your answer in part B and information from what from figure 5.2 and table 5.1, give a reason for your answer, like। तो आप यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप बताएंगे हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप, क्या हो जाएगा आपका, द फंक्शनल ग्रुप विल बी व्हाट, अ हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप। व्हाई? बिकॉज जो आपकी पीक आ रही है वो ब्रॉड एंड स्ट्रॉन्ग पीक आ रही है एट अ वेव नंबर ऑफ हाउ मच, ये इसको देख लो भाई, ये वेव नंबर कहाँ जा रहा है, ये आपके पास अप्रोक्सीमेटली कितना वेव नंबर है, 3300 पे, ठीक है ना। सो यू कैन से इट्स अ हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप, hydroxyl functional group। Why? Because of the strong and broad peak at 3300%, 3300%, ठीक है। So done with the specimen paper, we'll try fresh paper